जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, VSR अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। बहुत जोश और जुनून के साथ आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का शानदार और जबरदस्त ऑब्जेक्टिव, जो आपके बिहार बोर्ड में अब जो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं महा सुपर स्टार ऑब्जेक्टिव, जो कि पिछले वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले वर्षों से और जो आने वाले वर्षों में जो पूछे जाएंगे उनको ध्यान रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। तो यही जोश और जुनून के साथ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आपके सामने क्या है, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको क्या करना है, हम लोगों को बनाना है एक एक कर करके, और बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। तो चलिए आप लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसमें कितने विषम संख्याएं होंगे। तो इसके पीछे चलिए आपको एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे हम कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होंगे। बच्चा लोग अगर देखा जाए 10 तक, तो 10 तक जब आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखा जाए तो 0 और 50 के बीच बोल रहा है कितने विषम संख्या है। अगर हम 10 के अंदर देख रहे हैं तो देखिए 1 3 5 7 और ये 9, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जो विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 5 है, और सम संख्या अगर भी देखा जाए तो वो भी क्या होंगे, 5 होंगे। यानी सम संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर के माने 0 से लेकर के आपका 10 तक में, 0 से लेकर के 10 तक में कुल 5 जो है विषम है और 5 जो है सम है। यानी दोनों आधा आधा होते हैं, आधा सम और आधा विषम। तो चलिए इसी कंसेप्ट के साथ हम इसको बनाते हैं कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 50 तक में कितने विषम संख्या होंगे। तो आपको बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 जो विषम होंगे, अब 25 क्या होंगे, सम होंगे। तो सम संख्या कितने होंगे, 25, 25 सम और 25 विषम। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से आपके बोर्ड प्रश्न में आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आपको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ये दूसरा प्रश्न, बातों को आप बारीकी समझिए मेरे प्यारे बच्चों, और एक एक प्रश्न का जवाब आप बेहतरीन ढंग से दीजिए। अगला प्रश्न है 5 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करें। 5 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करें। आपके सामने जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 5 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर एलसीएम देखा जाए तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर जनरल मेथड से अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहां से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो वहां से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, संख्याओं का गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, संख्याओं का गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड करिएगा तो 1 गुना 5, 15 का गुणनखंड करिएगा तो 1 गुना 5 गुना 3, फिर अगर 20 का गुणनखंड करिएगा तो 1 गुना 2 गुना 5, आपका यही हो गया। 2 दूनी 4 5 20। अगर इसका मासा देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो मासा देखा जाए जो सभी में संख्याओं में जो मिलती है वही क्या होती है, मासा। तो यहाँ देखिए 1 हो गया,
गुना, उसके बाद आपको देखिए 5 5 5 5 भी आपका तीनों में मिल रहा है, तो हो गया 5 5 एकम कितना हो गया 5। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो मासा क्या हो गया 5। और अगर लासा देखा जाए, इसका अगर लसा देखा जाए तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि अगर आपको लसा निकालना है तो जो सभी में मिल रहा है और जिसका पावर क्या हो ज्यादा हो, ज्यादा वाला लसा और कम वाला मस। तो आप इसको सबसे पहले पावर में बदल सकते हैं। यहाँ हो गया 5 के पावर 1, यहाँ हो गया 15 के लिए हो गया आपका 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, और यहाँ आपका हो गया 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। तो बिल्कुल आप चीजों को समझिए, लासा वही होगा जो सभी में मिले और जिसका पावर अधिक हो, और जो नए मिले वो भी ले लेते हैं। तो इसमें बोलिए सबसे पहले 5 सभी मिल रहा है, इसमें अधिक वाला कौन हुआ 5 के पावर 1, और जो नए मिल रहा वो भी हो जाएगा 3 के पावर 1 भी हो जाएगा और 2 के पावर 2 भी। तो 5 के पावर 1 को गुना करेंगे तो 5 गुना 3 के पावर 1 का गुना करेंगे 3, और 2 के पावर 2 का गुना करेंगे तो 4, 4 तिया 12 25 60। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपका जो है मसा आया 5 और लसा आ गया 60। तो इसका क्या बोल रहा है कि लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। ये जो आपका लसा है और मसा है, तो बताइए लसा कितना आया 60 आया, लसा कितना आया 60, लसा आपका 60 आया और मसा आपका 5 आया। अनुपात बच्चे लोग सबसे लॉवेस्ट फॉर्म में होता है, तो आप सबसे पहले इसको लॉवेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए। 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो 12 अनुपात 1 क्या होगा 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो इस मेथड से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो और शॉर्ट मेथड है तो उसके लिए भी बना सकते हैं। इस चलिए देखिए उसको शॉर्ट कैसे हम लोग बनावेंगे। आपका संख्या क्या है 5 15 और 20। अगर आपको मसा निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या उसका टेबल पढ़िए। सबसे छोटी संख्या क्या है 5, और देखिए अगर 5 का टेबल पढ़िए और ये सब भी 5 का देखिए सबसे छोटी संख्या पढ़ना है, और ये सब भी इसको क्या देखिए मसा का मतलब होता है काटने वाला, अल्लासा का मतलब कटने वाला, महत्तम समाप्त वर्तक माने समाप्त करने वाला। तो 5 देखिए 5 का टेबल पढ़िए, 5 एकम 5, और 5 से कट रहा है 15, 5 से कट रहा है 20 भी। तो सबसे छोटा संख्या देखिए इसमें देखिए सब को ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो बिल्कुल काट रहा है, तो इसका मसा क्या हो गया 5। अल्लासा होता है मेरे प्यारे बच्चों कटने वाला, तो इसमें आपको बड़ा वाला का टेबल पढ़िए 20 का 20। अब देखिए इससे भी कटना चाहिए इससे भी कटना चाहिए, तो 20 जो है 5 से कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा, तो 20 का आगे टेबल पढ़ेंगे 20 दूनी 40, जो 5 से कट रहा है 40 लेकिन 15 से नहीं कट रहा है। 20 तिया 60, 5 से कट रहा है 60 भी, और 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 से भी कट रहा है। अर्थात जो संख्या देखिए 20 को एक बार जब गुना करे 20 एकम 20, 20 एकम 20 जो कि नहीं कटा। फिर देखिए 20 दूनी 40, इससे कट गया लेकिन इससे नहीं कटा, सभी से कटना चाहिए। उसके बाद देख लिए 20 तिया 60, तो 60 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 5 से भी कट गया, 15 चौके 60, 15 से भी कट गया 20 तिया 60, तो इसका लसा क्या हो गया 60। तो ये आपका क्या था शॉर्ट मेथड। तो मसा में आपको छोटी वाला संख्या का टेबल पढ़ना है, देखना है कि सबको ये काट रहा है कि नहीं कट रहा है। अल्लासा में आपको सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना, देखना सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। मसा काटने वाला, अल्लासा कटने वाला, इसीलिए नाम है महत्तम समाप्त वर्तक, समाप्त करने वाला। अल्लासा लघुत्तम समाप्त वर्त माने खुद समाप्त हो जाता है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। और नहीं तो गुणनखंड में आपको जो 10 में बताए हैं भागखंड विधि से आप संख्या को गुणनखंड करके पावर में बदलिए। अगर सभी मिले और जिसका घात कम हो वो होता है मस, और जो सभी मिले जिसका घात अधिक हो वो लस, और जो नहीं भी मिले वो भी लस में लिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस चीजों को कंसेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर करके रखें।
और शॉर्ट में आपको अगर बनाना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अगला ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर आपका बच्चे लोग 3 नंबर। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो चलिए हम साइड हो जाते हैं, आप वीडियो रोक करके आप उतार सकते हैं इसे। इस तरह से एक बना सकते हैं और दूसरा आपका इस तरह से है। चलिए तो आपके सामने तीसरा प्रश्न है बच्चे, निम्न में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है? निम्न में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है? देखिए आप जो है इसको नहीं वाला चीज को जो बहुत ही अच्छा से पढ़िए आप कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि अगर इस चीजों को आप नहीं पढ़ते हैं ध्यान से तो आपका जो बच्चे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और वहां से क्या होगा, आपको दिक्कत होगा। तो निम्न में कौन सी, नीचे देखिएगा, आप नीचे देख सकते हैं यहां पर, निम्न में कौन, तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है? आप अगर हल्का सा मिस्टेक करिएगा अप्रमेय संख्या और तुरंत मार दीजिए अच्छा जिसका वर्गमूल नहीं होता है 10 मार दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अप्रमेय संख्या नहीं है, यानी पूछ रहा है आपसे क्या, परिमेय संख्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है, यानी पूछ रहा है परिमेय संख्या। अप्रमेय संख्या के लिए आपको बच्चे लोग बताए थे कंसेप्ट कि अगर कोई संख्या कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या है, इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे। सबसे पहला की संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। p बटा q के रूप में होना चाहिए, p q पूर्णांक होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ सभी संख्या देखिए रूट में है, तो आप कैसे बनाइएगा इसको समझने का प्रयास करिए। तो चलिए आप कैसे बनाइएगा यहां समझने का आप क्या करिए, एक बार प्रयास करिए। चलिए तो पहला प्रश्न आपका था बच्चा लोग, इसका जवाब क्या हुआ था आपका, पहला प्रश्न का जवाब हुआ था आपका, सही जवाब जो हुआ था वो हुआ था 25। और सेकेंड प्रश्न का अगर जवाब बताए थे तो 12:1। अब तीसरा प्रश्न हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो कौन अप्रमेय संख्या, तो इसमें कंसेप्ट था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर p बटा q का पूर्ण वर्गमूल अगर निकल जाता है तो वो संख्या होगा परिमेय। ऐसे कंसेप्ट पर देखिए ये है, तो अगर पूरा पूरा जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अप्रमेय। तो कर अप्रमेय नहीं है यानी परिमेय पहचानना है। तो 10 का पूरा पूरा देखिए, 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 क्या पूरा पूरा जोड़ा लगा, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। 24 को अगर देखा जाए, इसको अगर तोड़िए 24 को तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इसमें जो बचे 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन ये 2 3 का जोड़ा नहीं लगा, अर्थात 24 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। लेकिन अगर 35 को देखा जाए तो 35 का भी देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, 5 गुने 7 जो कि जोड़ा नहीं लगा। लेकिन 121 अगर देखा जाए तो 121 में अगर आप देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 121 को जो है इसको तोड़ सकते हैं 11 गुने 11, अर्थात इसका जोड़ा लग गया, हो गया आंसर 11। तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है, परिमेय। तो आपका सही जवाब इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल आप शानदार और जबरदस्त के साथ आप जवाब देते जाइए। तो चलिए आप फास्ट में जवाब दीजिए चौथा नंबर प्रश्न का कि दो संख्या a और 18 का लसा 36 है और मासा क्या है 2 है, तो a का मान क्या होगा। यदि दो संख्या a और 18 है और उसका लसा दिया हुआ है 36 तो उसका मस और मासा भी दिया हुआ है 2, तो a का मान क्या होगा।
तो चलिए देर ना करते हुए आप इसका फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होगा, कि ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1 होगा। तो चलिए आप लोग फास्ट कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो पूर्ण वर्गमूल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो उसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा वो क्या होता है, परमेय। और एक चीज और, दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत शांत होना चाहिए या अशांत में आवर्ती, तभी क्या होता है परमेय। या तो शांत हो या अशांत में क्या हो, आवर्ती हो, तभी क्या होगा आपका परिमेय होगा। तो आपके सामने चौथा प्रश्न, आप लोग कुछ जवाब दे चुके होंगे, तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि दो संख्या a और 18 का लसा, मैंने आपको सामने दो संख्या है, एगो a है, एक 18, उसका लसा क्या है, 36 है। तो इसका देखिए एक फार्मूला है, तो है मेरे प्यारे बच्चों, मस ए बी गुने लस ए बी बराबर ए गुना बी। दो संख्या के मस, दो संख्या के लस, दो संख्या का मस, दो संख्या का लस, उन दोनों दो संख्या का मस, दो संख्या का लस का गुणनफल उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यदि दो संख्या a और b हो, यहां दे देगा a कॉमा b क्या है बच्चे, तो आपका दो संख्या है। यदि दो संख्या a और b हो तो दो संख्याओं का मसा और दो संख्याओं का लसा का गुणनफल निम्न में किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a गुना बी, a माइनस बी, या a बटा बी। तो आपका सही जवाब होना चाहिए a गुना b, यानी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो आपका देखिए दिया हुआ है, दो संख्या में एक संख्या a है, दूसरा क्या है 18 है। चलिए एक संख्या a है और दूसरा संख्या क्या है 18 है। तो पहली संख्या a माने और दूसरी संख्या 18, उसका लसा 36 है। तो लसा कितना है 36, ये दोनों संख्या का लसा कितना है 36 है। और मासा जो है मेरे प्यारे बच्चों 2 है, मासा कितना है 2। तो दो संख्या का मासा 2 हुआ, लासा क्या हो गया 36 हो गया, मासा 2 हो गया, लासा 36 हो गया। और तो a का बोल रहा है कि मान क्या होगा, तो देखिए a का मान आप अगर निकालना चाहते हैं 18 गुना में, 18 इधर आएगा तो भागा में, तो 2 गुना 36 बटा क्या हो गया 18, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूनी क्या हो गया 4, तो a का मान हो गया आपका क्या 4। तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे होंगे, आप बना पा रहे होंगे भी। चलिए आपके सामने अब आ चुका है 5वां नंबर प्रश्न, अगर आप उतारना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे उतार लीजिए। चलिए 5वां प्रश्न आपको एक बार पढ़ करके हम बता देते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार आप लोग फास्ट कमेंट करिए जो सजुनून के साथ कि इसका मासा क्या होगा। चलिए देर ना करते हुए आप एक बार फास्ट कमेंट करिए कि इसका मासा क्या होगा 5वां का। तो क्या बोल रहा है बच्चे, P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से ना कटे, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से ना कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। जो कि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप लोग एक बार फास्ट कमेंट करिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। फास्ट कमेंट करके बताइए तो आप लोग कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बहुत लोग बच्चे जवाब दिए होंगे, इसका सही जवाब आपका है 2। तो अभाज्य संख्या के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लिया जाए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका 2 परिभाषाएं आपके सामने उपस्थित होंगे। पहला कि वह संख्या
जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका अगर दूसरा परिभाषा देखा जाए तो एक और स्वयं से कटेगा, दूसरा से नहीं कटेगा। जैसे बच्चा दो जो है एक और दो के अलावा और किसी से कटता है तो नहीं कटता है। उसके बाद तीन मेरे प्यारे दोस्तों, एक और तीन के अलावा और किसी से कटता है? नहीं कटता है। उसके बाद पांच जो मेरे प्यारे दोस्तों, एक और पांच से कटता, और पांच के अलावा किसी और से कटता है? नहीं। बहुत लोग कहते सर एक काहे नहीं होगा? क्योंकि देखिए बच्चों, एक जो है केवल एक से ही कटता है और इसका केवल कितने गुणनखंड हुए हैं? एक ही गुणनखंड हुए हैं। अब आभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम दो गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम कितना गुणनखंड? दो। तो वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, तो गुणनखंड किसे कहते हैं? जो संख्या जिस संख्या से कटती है वह उसका गुणनखंड होता है। जैसे दो कट रही है एक और दो से, तो दो का गुणनखंड एक और दो हुआ। तीन कट रही है एक और तीन से, तो तीन का गुणनखंड एक और तीन होगा। पांच कट रही है एक और पांच से, तो पांच का गुणनखंड एक और पांच होगा। तो कम से कम अभाज्य संख्या होने के लिए दो गुणनखंड चाहिए। तो इसका दूसरा परिभाषा है कि वह संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, उन्हें भी क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। यानी दो का एक से कट, जो संख्या जिस संख्या से कटती है वही उसका गुणनखंड होता है। तो दो कट रही है एक से और दो से, तो दो का गुणनखंड एक और क्या हुआ? दो हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर बात किया जाए चार के बारे में, तो चार एक से भी कट रही है, चार के अलावा ये दो से भी कट रही है। तो इनका गुणनखंड केवल दो नहीं हुआ बल्कि दो से अधिक गुणनखंड हुआ। तो चार जो है अभाज्य संख्या नहीं होंगे, ये होंगे भाज्य संख्या। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। भाज्य संख्या में यही जवाब देना कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे चार एक और स्वयं के अलावा दो से भी विभाज्य है। और दूसरा परिभाषा, वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। इसमें दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य में कितने गुणनखंड? दो से अधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका सही जवाब होना चाहिए चार। क्योंकि इससे जितना भी छोटा है, जैसे तीन है तो आपका दो है, तो दो का तो दो ही गुणनखंड हुआ, तीन का दो ही गुणनखंड हुआ, चार का दो से अधिक गुणनखंड है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों वो है चार। और सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा जाए तो वो चार है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए तो वो कितना है? दो है। तो अगर आपको कहीं समस्या आता है तो आप जरूर एक बार कमेंट करें कि आपको चीजों को समझ में आया या नहीं आया। तो देखिए इसमें एक बार प्रश्न आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये क्या है? छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा क्या होगा? तो चार और दो का मासा निकालिएगा तो आपका दो हो जाएगा। चार और दो का मासा निकालिए, क्योंकि चार को तोड़िएगा तो दो दूनी चार, इसमें एक और दे सकते हैं, चार को एक गुना दो और उसके बाद दो का गुणनखंड करिएगा एक गुना दो, तो ये दोनों में क्या मिला? एक और दो मिला, यानी एक गुना दो बराबर क्या हो गया? दो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसका मासा कितना होता है? तो आप कहिएगा दो होता है। आई होप बिल्कुल आप चीजों समझ गए होंगे। अल्लासा कितना होता है? तो लासा होता है आपका चार हो गया। चार और दो का लासा कितना होगा? चार होगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए अब क्या है कि P और Q अभाज्य संख्या है, तो इसका कह रहा है कि मासा क्या होगा? तो आपका सही जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो मासा होना चाहिए वो होना चाहिए केवल और केवल
1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही। जैसे आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लिए, एक 2 ले लिए, एक 3 लिए, तो 2 को क्या तोड़ेंगे, 2 को लिखेंगे 1 गुना 2 लिखेंगे। और अगर 3 लिए अभाज्य संख्या, 3 को लिखेंगे क्या, 1 गुना 3। तो ये दोनों में क्या उपस्थित है, दोनों में जो कॉमन होता है वही मासा होता है, तो 1, तो इसका मासा क्या हो गया 1। आप कहीं से भी लीजिए कोई दो अभाज्य संख्या, देखिए उसका मासा क्या होगा, उसका मासा हमेशा 1 ही होगा। जैसे देखिए आप और ले लेते हैं, एक 7 लेते हैं, एक 11 है, तो 7 को तोड़िएगा तो 1 गुना 7, 11 का तोड़िएगा तो 1 गुना 11, तो दोनों में क्या मिला, 1 मिला, तो इसका मासा क्या हो गया 1। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि कोई भी दो अभाज्य संख्या उसका मासा हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका मासा हमेशा 1 होगा। तो आपको 5वां नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। आपको एक एक कर करके हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता रहे हैं। आप इसका क्या करिए, एक नोट्स बना लीजिए, आने वाला समय में आपको ये बहुत काम करेगा, बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आपका हिट करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देर ना करते हुए हम छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए अभी हम प्रश्न बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है। अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 4 होती है। ये दोनों को क्या पूछा है, गुणनफल। तो ये दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो बताइए कितना होगा, 8 होगा। आपका सही जवाब हो गया सी नंबर। आपका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य हुआ 2 और सबसे छोटी भाज्य हुआ 4, और इसका करा गुणनफल क्या होगा, तो 8 होगा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए आपका 29 जो है एक और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटती है। 25 जो है एक और 25 के अलावा 5 से भी कट रही है। 16 भी है, एक और 16 के अलावा 2 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। 15 जो है एक और 15 के अलावा 3 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए, आपका जो जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से नहीं कटना चाहिए। तो 29 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक और 29 के अलावा किसी और से नहीं कटता है। 25 है जो मेरे प्यारे बच्चों एक और 25 के अलावा ये 5 से भी कट जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए 16 देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक और 16 के अलावा ये 2 से 4 से 8 से भी कट जाता है। 15 देखा जाए तो एक और 15 के अलावा ये 3 और 5 से भी कट जाता है। तो कहने का मतलब सभी का 2 से अधिक गुणनखंड है। 25, 16 और 15 का केवल 29 ही का ऐसा संख्या है जिसका केवल कितना गुणनखंड है, 2 है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, 29। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8 जो है रेकरिंग को पी बटा क्यू बता रहे कि ये रेकरिंग वाला संख्या कैसी होती है। तो आपको बिल्कुल हम बता चुके थे कि अगर किसी का दशमलव प्रसार आपका आसांत में आवर्ती हो, यानी रिपीट करने वाला माने रेकरिंग, और रेकरिंग वाला संख्या हमेशा क्या होती है, तो परिमेय होती है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, थोड़ा एक बार समझ लीजिए यहाँ पर। अब रेकरिंग का मतलब हुआ कि वो संख्याएं रिपीट करेगी, जिस पर रेकरिंग है तो वो संख्या क्या करेगी, आपका रिपीट करेगी। रेकरिंग का मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि 3.27, इस पर क्या है, रेकरिंग है। तो इसका मतलब हुआ 3.27272727 ये रिपीट करते रहेगा। इसी को कहते हैं, इसका जो रिपीट करता है इसका प्रसार को बोला जाता है अशांत में आवर्ती। अशांत आवर्ती इसी को बोला जाता है रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो रेकरिंग वाला संख्या आपका क्या होता है, तो आपका परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। क्योंकि परिमेय की बात किया जाए तो इसमें पहला बताए थे कि संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए।
P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बताए थे कि P बटा Q का पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए, पूर्ण वर्गमूल। ये जो प्रश्न है बच्चा, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि इसका जो दशमलव प्रसार जो होना चाहिए वो होना चाहिए या तो शांत या अशांत में क्या होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए। अशांत आवर्ती, इसी को बोला जाता है रेकरिंग भी। क्या बोला जाता है, रेकरिंग। और इसी कंसेप्ट पर यह प्रश्न है, अशांत आवर्ती मतलब संख्या दशमलव के बाद कुछ रिपीट करेगी, और रिपीट वाला संख्या को हम P बटा Q में बदलने के लिए आप लोग बता चुके हैं आपको। तो अगर अशांत आवर्ती वाला कोई संख्या है तो ये हमेशा क्या होगी, परिमेय। अब अगर शांत रहता, जैसे यही प्रश्न अगर रहता 3.27, तो कहता कि बताइए ये संख्या परिमेय है कि अप्रमेय है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए परिमेय। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है आपका, क्योंकि ये दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो चुकी है, कोई रिपीट नहीं कर रही है। अगर शांत होगी तभी परिमेय, और आवर्ती भी होगी तभी परिमेय, या रेकरिंग के रूप में रहे तभी परिमेय। आपको चीजों को बेहतरीन ढंग से एक एक करके आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान से इसको समझिए। चलिए प्रश्न नंबर आपके सामने 9वां है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। ये इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं, कभी सम पूछ देंगे कभी विषम पूछ देंगे। तो आपको बहुत एक शानदार आपका कंसेप्ट बताने वाले हैं आपको, जिसके माध्यम से आप एक बार में क्या कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप एक बार क्या करिए, इसको उतार लीजिए कि प्रमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन, P बाई Q रूप, P Q पूर्णांक और Q डज नॉट इक्वल टू 0। P बटा Q का अगर पूर्ण वर्गमूल हो तभी क्या होगा, परिमेय। और दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत के आवर्ती यानी रेकरिंग में हो, तभी क्या होती है, परिमेय। चलिए इस चीजों को आप एक बार फास्ट में उतार लीजिए। तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो 9 नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। चलिए किस प्रकार से ये बनेगा, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आपको हम बता रहे हैं एक एक चीज करके। आप जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार अगर जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के पास वीडियो का लिंक जरूर आप लोग भेज दें मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि मेरा जो जोश और जुनून है और दुगना हो, और हम आपको बेहतर से बताएं, आपको मित्र को भी फायदा हो जो गाँव में है, जिनको इस तरह से कंसेप्ट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पता करेंगे कोई सम पूर्णांक है या कोई विषम पूर्णांक है। तो देखिए एक कंसेप्ट था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो एक बार इसको समझिए क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है बच्चे लोग, ये यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे जिन्हें ज्यामिति के पिता कहा जाता है। इनके पुस्तक के नाम द एलिमेंट्स है, और वह पुस्तक में 13 खंडों को विभाजित किया। इसमें सबसे पहला पुस्तक में गणित ज्यामिति के लगातार 23 परिभाषा दिए, जिसमें सबसे पहला परिभाषा बताएं कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरा परिभाषा बताएं रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होता है। तीसरा परिभाषा बताएं समतल वह है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देते हुए बच्चे लोग ज्यामिति जो कहलाई, ये यूक्लिड जो कहलाए ज्यामिति के पिता कहलाए। चलिए तो यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा परिचय आपका हो गया। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, और ये विभाजन के द्वारा, भाग के द्वारा एक प्रमेय दिए, एक कथन दिए, जिसको रखा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये क्या है, कहता है कि यदि a, b दो धन पूर्णांक हो तो Q, R
एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां जीरो, यानी कह सकते हैं जहां जीरो ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी हो। बच्चे लोग ए के बारे में अगर देखा जाए, इस कंसेप्ट को हम नीचे लिखते हैं, जीरो ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी हो। सारा कंसेप्ट को आपको क्या करेंगे बताते हैं। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका भाज्य जो बीच में होता है, यानी जब संख्याओं का भागा देते हैं तो ए होता है बीच में, और जिससे भागा देते हैं वो होता है भाजक बी। तो बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? जो यहां पर होता है भागफल। और आर क्या है? शेष है, शेषफल। आर क्या है? शेषफल। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूक्लिड ने क्या कुछ अलग दिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई संख्या ए और बी कोई धन पूर्णांक हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, और उसमें अगर हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वहां जो क्यू और आर माने भागफल और शेषफल जो प्राप्त होगा एक पूर्ण संख्या के रूप में आ सकता है। और किस रूप में आएगा? वो सेट करेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर और बी के बारे में एक रिलेशन बताएं कि आर और बी किस प्रकार से होगा। तो बोले आर का मान या तो जीरो होगा। जीरो कब होगा? आर जो होता है मेरे प्यारे बच्चे नीचे होते हैं, तो आर कब जीरो होगा? जब पूरा पूरा भाग देने पर कट जाता है, तो आर क्या होता है? जीरो। जैसे यहाँ 2 है और अगर यहाँ 4 है तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या आया? जीरो। तो आर का मान जीरो होगा, या आर का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जैसे 2 में हम भागा दिए अगर 5 से, तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा है? 1। तो आर का मान जीरो से बड़ा भी आया, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं बोला। बोला कि आर का मान या तो जीरो या जीरो से जीरो के बराबर। इसको कहते हैं जीरो ग्रेटर है इक्वल। ग्रेटर माने बड़ा, इक्वल माने बराबर। जिस तरह से जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर बड़ा होता है, तो आर तरफ खुला हुआ है तो आर बड़ा है, जीरो क्या है? छोटा है। तो जीरो करा आर का मान जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये बड़ा का चिन्ह है, जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर कब होगा? जब पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं कटेगा तो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन वह जो आर है हमेशा बी से छोटा ही होगा। यानी आर देखिए बी देखिए बड़ा होगा, बी के तरफ मुंह खुला हुआ है और आर की तरफ क्या है? बंद है। तो बी बड़ा होगा, आर छोटा होगा। यानी एक लाइन में समझा जाए तो आर का मान या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। देखिए इस भाजक से हमेशा आर छोटा है कि नहीं है? इस भाजक से हमेशा आर छोटा है कि नहीं है? क्योंकि ये जो आर अगर बड़ा इससे हो जाता है तो इसको काट करके क्या करेगा? छोटा कर देगा। आई हो बिल्कुल आप चीजों समझ रहे हैं। यानी बी का मान हमेशा बड़ा होगा और आर का मान क्या होगा? छोटा होगा। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो यही स्टेटमेंट, यही पूरा जो कथन है, इसी कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। ये चीज भी समझ गए होंगे कि आर का मान जीरो या जीरो से, इसको अगर एक लाइन में लिखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका स्टेटमेंट का जो पूरा मीनिंग्स है, आर का मान जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा होता है। तो चलिए अब आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न एक बार में बन जाएगा। ए में एक पूर्णांक है, तो आप कोई भी पूर्णांक 1 2 3 4 ले सकते हैं, और वहां पर आप देखिए कि ये संख्या किस तरह से आ रही है। जैसे अगर यहां देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो अगर हम यहां पर m के जगह पर 1 लेते हैं तो 1 + 2 जो है
क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अब बोलिए 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपका क्या हो रहा है, विषम संख्या है। या m के जगह पर आप 2 भी ले सकते हैं, तो 2 लीजिएगा तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो कभी सम भी आ रहा है, कभी विषम भी आ रहा है। इसको चीजों को एक बार समझ लीजिए। इधर आप एक बार अगर आप उतारना चाहते हैं तो इसको क्या करिए, उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे आपको समझाते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, पहला देखिए, पहला क्या है, पहला कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि m+2 क्या, कोई भी m के जगह पर आप पूर्णांक ले लीजिए, कोई पूर्णांक 1 2 3 ऐसे अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। तो अगर m के जगह पर 1 लेते हैं तो 1 प्लस m प्लस क्या है 2, m के जब 1 लेते हैं तो m की जगह पर 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। अब बोलिए 3 जो है सम है कि विषम है, तो आपका विषम है। m के जगह पर आप 2 लीजिए तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4। m के जगह 3 लिखिए तो 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5। यानी यहाँ पर आपका विषम भी आ रहा है, ये विषम है और सम भी आ रहा है। लेकिन आपका प्रश्न क्या कहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, क्या ये सम संख्या का है, नहीं है। तो आपका ये जवाब क्या है, गलत। आप दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आप देखिए चेक करके, आप कुछ नहीं करना है, m के जगह पर 1 2 3 4 मान रख देना है बच्चे लोग। अगर दूसरा देखा जाए तो आपका है 2m+1 है, 2m+1, m के जगह पर 1 रखिए तो 2 1 कम 2 प्लस 1 2 1 कम 2 1 3। आप m के जगह 2 रखिए तो 2 गुने 2 प्लस 1 2 दूनी 4 और 1 5। आप m के जगह पर 3 लिखिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 क्या 7। ये सभी कैसी संख्या आ रही है, तो आपका विषम आ रही है। क्या आ रही है, विषम। अब आपको क्या बोला था, सम पहचानने के लिए, ये किस रूप में आ रहा है, विषम आ रहा है। तो आपका ये जवाब क्या है, गलत है। अगर सी नंबर देखा, तीसरा नंबर ऑप्शन देखा जाए, सी नंबर ऑप्शन, तो आपका है 2m के रूप में। तो m के जगह पर आप 1 रखिए तो 2 गुना 1 आपका 2 आया, 2 रखिए 2 गुना 2 आपका 4 आया, 3 रखिए 3 2 गुना 3 आपका 6 आया, यानी 2 वही रहेगा। 2m का मतलब 2 गुना m की जगह पर 1 2 3 रखिए। तो यहाँ पर सभी देखिए कैसी संख्या आ रही है, सम आ रही है। आपसे पूछ भी क्या रही है, m किसी पूर्णांक m के लिए, m के जगह कोई पूर्णांक रखे 1 2 3 4, उसके लिए सम संख्या का रूप। तो देखिए यहाँ सम संख्या का रूप आ गया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगर आप डी नंबर भी ऑप्शन देखना चाहते हैं तो एक बार चलिए आप देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर आपका ऑप्शन है 2m-1। तो m के जगह पर आप 1 रखिए तो 2 एकम 2 -1, 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1। आप m के जगह 2 रखिए, 2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 आ गया आपका 3। क्या गया, 3। अगर m के जगह पर 3 रखिए तो 2 गुना 3 माइनस 1, 2 गुना 3 माइनस आपका 1, 3 दूनी 6 में से क्या गया तो क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विषम है। क्या है, विषम। अब आपसे क्या पूछ रहा था, सम। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आपको अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड में आते हैं, आप करिएगा कुछ नहीं, m की जगह पर 1 2 3 4 मान रखिएगा और एक बार में पहचान लीजिएगा। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि अब नहीं है गणित में डर, क्योंकि आ गए हैं बिट्टू सर। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी देकर के चीजों को हमको इजी, आपको यूजी बना रहे हैं। इस चीजों को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। YouTube पर आप जहां पर भी देखिए, इस तरह से पूरा आपको डिस्क्राइब जो है आपको सॉल्व नहीं किया जा रहा है, बस बता दिया जा रहा है कि कौन m के लिए सम है, तो डायरेक्ट जवाब आपका 2m। कैसे है, नहीं है, ये पूरा आपको डिफाइन नहीं किया जा रहा है। लेकिन वी साराडा एक ऐसा चैनल है, आपको 0 से हाई लेवल तक आपको बताया जाता है यहाँ पे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 10वां पर चलते हैं कि निम्न में कौन संख्या अप्रमेय नहीं है। नहीं वाला वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जो है ना बहुत खतरनाक वर्ड है, तो इसी को अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। निम्न में कौन सा संख्या अप्रमेय नहीं है, मैंने अप्रमेय नहीं है, मैंने आपसे क्या पूछ रहा है, प्रमेय के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए बताए थे प्रमेय संख्या वही होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा।
तो 64 का वर्गमूल होता है 4 और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, अर्थात यही इसका सही आंसर है। 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ना 21 और 35 का निकलता है, ये 3 और 2 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। आपका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो आगे भी हम लेकर के आवेंगे आपके सामने, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है चैनल पर बने रहें, और आप जो है अगर चाहते हैं आगे प्रश्न बनाने के लिए, तो अगले दिन के लिए देखिए आपके सामने ये प्रश्न है, आप एक बार क्या करिएगा, इसको बनाइएगा आप अपने घरों में, और इसका सही जवाब आप दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने प्रश्न है 14 से, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। ये 14 से लेकर के आपका 25 तक पाई कौन सी संख्या है, और अगर इसके बाद अगर आपको देखना है वीडियो रोक करके एक बार आप बना सकते हैं इस चीजों को। और आगे अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए आपके 26 से ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप क्या कर सकते हैं, घरों में बना सकते हैं इन तमाम चीजों को। चलिए, तो आपका ये वर्क हो गया 2 पेज। आप इसको क्या करिए, 10 से 20 और 20 से आपका ये 26, 20 से और जो 36 तक आपका है, इसको यहाँ तक आप क्या करिएगा, बनाइएगा। उसके बाद चलिए हम मिलते हैं अगले दिन। आज तक इतना ही, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।